हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम नेशनल रिसोर्स को देखें। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज बिकॉज द गवर्नमेंट हैज द पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकली अगर हम देखें तो राष्ट्र के अंदर किसी भी नेशन के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वह सारी राष्ट्र की संपत्ति कहलाती है, चाहे वह हमारा अपना निजी एसेट्स क्यों ना हो, हमारे द्वारा वह परचेज क्यों न किया गया हो। लेकिन अगर सरकार चाहे तो हमारी संपत्ति को वह एक्वायर कर सकती है। क्यों कर सकती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की आधारभूत सेवाओं को प्रदान करने के लिए। अगर उसे सड़क बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना हो, कैनाल बनाना हो, तो वैसी स्थिति में वह हमारे जमीन को एक्वायर कर सकती है। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंटल जो पॉलिसियां होती हैं, जो वैल्यूएशन होता है, उसके आधार पर वह आपको पे कर सकती है और आप उसे मना नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि देश के अंतर्गत किसी भी देश की बात करें तो उसके अंदर आने वाली वो सारी चीजें, वो सारी सीमाएं, वो सारे रिसोर्स, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, वाटर रिसोर्स की बात करें, ओशियनिक एरा की बात करें, तो वह भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम ओशियनिक एरा पे चलें तो 12.2 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द ओशियन एरियाज को देखें तो कोई भी देश, अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट 12.2 किलोमीटर की एरिया को और वहाँ पे पाए जाने वाले रिसोर्स को, संसाधन को अच्छी तरह से उपयोग कर सकती है। उसके यूटिलाइजेशन में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आ सकती क्योंकि उनकी सीमा निश्चित है। वह 12.2 किलोमीटर तक कहीं भी आसानी से आ जा सकती है, कोई भी काम कर सकती है, लेकिन वह 12.2 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वह एरिया हमारे लिए नहीं है। वहां से हमारा एक लिमिटेशन शुरू हो जाता है और जब हम 12.2 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर की बात करते हैं तो वह एरिया, वह जोन एक्सक्लूसिव जोन में आ जाता है। उसे हम एक्सक्लूसिव जोन भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव जोन में किसी भी कंट्री को जाने की अनुमति नहीं होती है। वहाँ जो भी रिसोर्स, जो भी संसाधन पाए जाते हैं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसको अडॉप्ट करने के लिए एक कमिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशंस होता है और उनसे हमको परमिशन लेना पड़ता है। उनके परमिशन के बिना हम उस एरिया में नहीं जा सकते। तो आपने देखा कि नेशनल रिसोर्स क्या है। अब हम चले इंटरनेशनल रिसोर्स। तो अभी आपने देखा कि 12.2 टू 200 किलोमीटर जो एरिया है वह एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है। एक्सक्लूसिव जोन इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जाने के लिए हमें इंटरनेशनल बॉडीज, जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर हम उस एरिया के अंदर जा सकते हैं या उस एरिया में पाए जाने वाले जो भी रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी रिसोर्स होगा उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। अब हम आगे चले। ऑन द बेसिस ऑफ
state of development. On the basis of a state of development, रिसोर्स के अंतर्गत हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेस? Resources which are found in a region but have not been utilized due to lack of capital or other reasons. Then it is known as potential resources. Potential. That means आपके पास टेक्नोलॉजी है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, आप उसे यूज भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो सामर्थ्य होनी चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है, जिसके अभाव में हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते। तो देन वैसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेस। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार के रिसोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। आपके अंदर यूज करने की इच्छा भी है, आप यूज करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से आप उस संसाधन का, उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह के रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? These are the material in the environment which have the potential to satisfy the human needs but could not be used as the human beings do not have the appropriate technology to convert them into a usable form. For example, H2O. H2O क्या है आपको मालूम है? यह वाटर का फॉर्मूला है, जिसमें 2 कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम वाटर से, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें, बनाना चाहें, सेपरेट करना चाहें, तो इसके लिए हमें बड़े लैबोरेटरी में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बड़े बड़े लैब की फैसिलिटी नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम चाहकर भी वह काम नहीं कर सकते। तो इस तरह के रिसोर्स को हम स्टॉक कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्टॉक, जमा। आपके पास जो भी साधन है आपने उसको जमा कर रखा है। किस लिए जमा कर रखा है? ताकि उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूज करना भी चाहते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए वह अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो वैसे रिसोर्स को हम स्टॉक करेंगे। अगला आता है रिजर्व। व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व इज ए सब पार्ट ऑफ स्टॉक। यहाँ भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उस रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, हम उपयोग भी करना चाहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम प्रेजेंट टाइम में ना कर फॉर फ्यूचर टाइम के लिए रखना चाहते हैं। क्यों? कि हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में हमें इन संसाधनों की जरूरत पड़ सके। एक बार फिर से समझ लीजिए,
रिजर्व, यानी जो हमने स्टॉक किया था, जो जमा किया था, उसका एक हिस्सा को हमने अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? फॉर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। भविष्य में हो सकता है उस रिसोर्स का काम हो सके, तो ऐसे रिसोर्स को हम रिजर्व कहेंगे। तो आप समझ चुके रिजर्व क्या है। कभी कभी क्वेश्चन भी यह आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। मुझे आशा है कि आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस को समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम ना आती होगी। ओके, फिर हम अगला टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।